नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दरअसल एक लड़की जो कि बांग्लादेश की थी, उस लड़की के परीक्षा में नंबर थोड़े कम आए। लड़की की उम्र रही होगी लगभग 11 साल या 12 साल के आसपास। वो लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है कि घर जाएगी तो माँ और बाप उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, इसलिए वो परेशान हो जाती है। वो अपने घर नहीं जाती, बल्कि ऐसे ही खड़ी हुई थी अपने घर से थोड़ा दूर। वहाँ पर एक दंपति यानी कि पति और पत्नी की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना परेशान सी क्यों लग रही हो? वो पूरी कहानी बताती है कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे जैसे स्कूल भेजते हैं, मेरे परीक्षा में नंबर कम आए। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे मारेंगे, डाँटेंगे, फटकारेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। वो कहते हैं, कोई परेशान वाली बात बात नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा को समझाएँगे और तुम एक काम करो, फिलहाल हमारे घर पर चलो। वो हस्बैंड-वाइफ उस 12 साल की लड़की को लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से उस लड़की का सफ़र शुरू होता है। बांग्लादेश की वो लड़की कलकत्ता के रास्ते इंडिया पहुँच जाती है। इंडिया आने के बाद उस लड़की को चंडीगढ़ लेके जाया जाता है। चंडीगढ़ से मुंबई जाती है और मुंबई में जो उसे एक जगह रखा जाता है, तो इस बीच में जो सफ़र चल रहा था, उस 12 साल की लड़की को कई बार इंजेक्शन दिए गए ताकि वो जल्दी से जवान हो जाए, उसके शरीर में कुछ उभार हो जाए, वो एकदम से बड़ी-सी दिखने लगे। 12 साल की उस लड़की के साथ कुछ ही महीनों में 200 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया था। दरअसल जब वो लड़की को मुंबई के नाला सोपारा से रेस्क्यू किया गया था, तो पुलिस के सामने जब उसने कहानी बताई, तो वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली कहानी थी। ऐसी ही एक और कहानी जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अमेड़ा में हम आए हैं एक बार फिर से, क्योंकि हम यहाँ से कई कहानियाँ ऐसी सुन चुके हैं। कई कहानी क्या, अगर हम लगातार भी कहानी सुनने लगें तो हमें 562 कहानियाँ सुननी पड़ेंगी, तब जाके वो कहानियाँ पूरी होंगी। ऐसी जैसे कि बांग्लादेश की लड़की मुंबई में आती है और उसके साथ 200 से ज़्यादा लोग गलत काम करते हैं। तो ऐसी हम कई कहानियाँ सुना चुके हैं। एक बार फिर से हमें अवसर मिला है अतुल शर्मा मैम के पास आने का। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू आपके आने के लिए। आज आप क्या कहानी सुना रही हैं? देखिए, आपसे रिलेटेड, क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश की लड़की की बात की, यानी हम ट्रैफिकिंग की बात जब कर रहे हैं तो अपने देश से बाहर की भी कर रहे हैं। ये केवल हमारे देश के बीच की बात नहीं है, ये विदेश से भी है। इस तरह की एक बच्ची की मैं बात करूंगी आज। दरअसल मैं जैसे एज यूजुअल हमेशा कमरों पे जाती रहती हूँ, सभी पे किसी ना किसी पे कुछ इस तलाश में कि कोई लड़की ऐसे तो नहीं आई, या फिर यूं ही एक बस कुछ भी समझ लो, मेरा जाना जैसे रेगुलर है तो मैं जाती रहती हूँ। इसी तरह मुझे एक लड़की ना अक्सर दिखती थी और बात नहीं करती थी। ज़्यादातर लड़कियां कर लेती हैं, कुछ उखड़ी हुई, कुछ अच्छे से, लेकिन वो लड़की हमेशा एक दुपट्टा हिजाब की तरह पहनती थी। तो मैंने इसलिए नहीं टोका कि अपनी अपनी कम्युनिटी है और वो अगर हिजाब पहनती है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने एक दो बार ना कोशिश की कि मैं उससे बात करूं और वो कुछ रिएक्ट करे, क्योंकि मुझे लगी नहीं रही थी। अच्छी, बहुत सुंदर सी लड़की थी, जितना उसका फेस दिखता था उससे बहुत प्यारी सी बच्ची थी। फिर मैंने एक दिन उससे मालकिन से पूछा कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कुछ बोली नहीं, बस ऐसे देखती रही। फिर इधर मुँह कर लिया। फिर मैंने उसकी मालकिन जो थी उससे पूछा, इसका क्या नाम है? बताती क्यों नहीं है? कभी बोलती नहीं। कई बार मैंने पूछा तो उसने कहा हमें ना पता इसका क्या नाम है। ये जो जगह है वो मेरठ की बात हाँ, चल रही है? मेरठ की मैं बात कर रही हूँ, कबाड़ी बाजार की। अच्छा। और तो मालकिन ने कहा हमें नहीं पता कौन और साल है। कौन सा रहा था? ये भी 11-12 की आसपास की बात साल है, 2011 बात। 2011-12 की। तो मैंने उससे फिर पूछा, वो नहीं बता रही थी। उसने कहा ये ना बोलने की, ये गूंगी बहरी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं कोई बात नहीं, मगर मन में खटक आ रहा है कि मैं फिर से बात करूंगी। बोलेगी तो इशारे में बोलेगी, कैसे भी है। तो मैंने इशारे में बात करने की शुरू की, वो नहीं बोल रही थी, कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैं हमेशा अपने पर्स में एक पेन और डायरी जैसा जरूर रखती हूँ। मैं वो निकाली और उस पर लिखा व्हाट इज योर नेम। बस खाली मैंने कहा अगर इतनी अंग्रेजी समझती होगी तो इससे कुछ समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, 2-3 क्लास भी पढ़ी होगी। तो उसने एक बार देखा, फिर मेरी तरफ देखा यूं, और फिर वो पेन, मतलब पेन मेरे ही हाथ में था, मैंने उसके, तो उसने पेन मांगा ऐसे करके। तो मुझे थोड़ी आशा जगी कि शायद नाम लिखेगी, तो उसने लिखा। और आप ये समझिए कि उसने 4 पेज भर दिए। मैं और उसकी मालकिन ऐसे बैठे देख रहे, सांस रोक के। वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी में लिख रही थी और मतलब बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रही थी, ऐसे कि जैसे हाईली एजुकेटेड लड़की हो। और फिर उसने बिल्कुल मासूम तरीके से मेरी तरफ वो बढ़ा दिया। 4 पेज लिख दिए? 4 पेज लिखे उसने। आप सोच रही थी कि सिर्फ नाम लिखेगी? नाम लिखेगी सिर्फ। तो मैं थोड़ी देर तो देखती रही, फिर मैंने उसमें देखा कि लिखा है उसने, कुछ नाम लिखा था। और वो जो मैंने पहली लाइन पढ़ी कि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, ये मेरे लिए बड़ा कठिन बात थी कि ये तो बड़ा मतलब बियॉन्ड द कंट्री है, तो कहीं कोई और नया वो ना हो जाए। मैंने मालकिन को भी कहा कहाँ से ले आई, फँस जाएगी बुरी तरह से, पता नहीं इसके पास पासपोर्ट वीज़ा कुछ है? बोले नहीं, कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, होगा तो जरूर। तो मैंने फिर उस पर लिखा कि भाई क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट या वीजा कुछ है? तो उसने कहा कि इन्होंने ले लिया। इन्होंने ले लिया। मैंने कहा देख उसने लिखा है और ये तेरा सबूत हो जाएगा, ये लिख रही है कि तेरे पास है। तो भाग के गई अंदर, वो ले आई। मैं कहा सब कुछ तुझे पता था फिर भी नहीं बता रही? मैं पिछले 2 महीने से पूछ रही कौन है कौन है। बोली मैं तो डर गई थी कि ये बाहर की है, कहीं कोई बवाल ना हो जाए। मैंने कहा इसको कौन बेच के गया? कि इसका ही प्रेमी था। अब मैंने उस लड़की से पूछना शुरू किया, लिखने में ही हम बात करते रहे। तो वो सब कुछ उसमें लिख चुकी थी कि भाई मैं दिल्ली पढ़ती हूँ और लॉ कर रही हूँ यहाँ से। अच्छा, अफगानिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी? पढ़ने के लिए आई थी और एजुकेशन वीजा पे थी, और अभी 1.5 साल उसके वीजा पे रह रहा था। तो वो वहाँ पढ़ रही थी और वहीं किसी लड़के से उसका अफेयर हुआ। और उस लड़के ने कहा, क्योंकि वो भी मुस्लिम थी, लड़का भी मुस्लिम था, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और चाहेंगे तो मैं यहीं रह जाऊँगी लॉ करने के बाद में। ये सारी बातें उनके बीच में हुई। तो उस लड़के ने कहा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी वही बात उसने लिखी, कि उसने कहा कि नहीं नहीं अभी तुम किसी को मत बताना, अपने मम्मी पापा को भी मत खबर करना, यहाँ भी मत बताना, अपने जो तुम्हारे हॉस्टलर हैं उनको भी मत बताना, पहले हम शादी कर लेते हैं और दोनों कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे और निकाह भी कर लेंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कैसे कोर्ट मैरिज करोगे। वो समझ रही थी आसान है क्योंकि वीजा है मेरा। तो फिर बोला कि एक दिन चलो, एक दिन का काम है, दोनों काम एक दिन में निपटा देंगे। मौलवी साहब से मेरी बात हो गई है और वहाँ कोर्ट में भी बात हो गई, सेम डे हो जाए, आजकल सेम डे हो जाती है शादी कोर्ट में भी। और पागल उसके साथ निकल के अपना बोली पासपोर्ट वीजा जरूर चाहिएगा, वो लेके चलना, वो ले लिया। भाषा में कोई दिक्कत नहीं थी? वो जो भाषा, सारी दिक्कत थी, उसको तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपने जितनी सारी चीज समझी वो कैसे? वो तो पहले उसने लिख रखी थी सब। अच्छा, वो समझ और फिर मैं जब इतना इशारे से उससे पूछती रही, कुछ कुछ वैसे कर, कुछ कुछ थोड़ी हिंदी भी समझती थी, थोड़ा बहुत, बस वो बोलना नहीं चाह रही थी, इतना जरूर समझती। जैसे मान लो मैंने हिंदी में फ्लो में कुछ कह दिया तो वो उसको नहीं आया समझ, लेकिन जब मैंने कहा बेटा ऐसे, क्या वो यहाँ पे लेके गया, कोर्ट में लेके गया, जहाँ वो बेस्ट बैठते हैं ऊपर नीचे। हमारे यहाँ की लड़कियां 5.5 फुट की होती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी तो और लंबी लड़की थी और खूबसूरत, और कितनी अच्छी उसकी मतलब फिगर भी मैं कहूँ एकदम बड़ी प्यारी सी, जैसे हीरोइन मटेरियल, जैसे मॉडल टाइप की, इस तरह की वो सुंदर। फिर मैंने कहा बेटा अब तो हमारे बीच में बहुत सारी बातें होगी। मैंने कहा अभी तो तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो वो मेरे ऐसे लग गई बिल्कुल एकदम। फिर मैंने कहा अब तो ये हिजाब उतार दो, यहाँ तो कोई नहीं है। तो पहले तो आनाकानी करती रही कि नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने कहा उतार दो, कोई नहीं है यहाँ, जब तुम बाहर जाओगी तो फिर पहन लेना, और बाहर तो जा ही नहीं रही हो, मत करो। तो मैंने उससे फिर मालकिन से एक बार पूछा क्या जब कस्टमर आता तब भी हिजाब पहनती? बोली उतारती ही नहीं है। अब हमने भी कहना छोड़ दिया क्योंकि ये हमारी नहीं समझते, हम इसकी नहीं समझते, तो हमने कहना छोड़ दिया। हम तो कस्टमर से कहते भैया जैसी है तेरे सामने हिसाब से ही जाएगी। बहुत सारे पिन विन उसने लगा रखे थे कि खुल भी ना जाए गलती से भी। फिर जो मैंने उसको बहुत प्यार से सहला के अपने पास बिठाया, मैंने कहा इधर मैं तेरे पिन खोलती हूँ। मैंने पीछे से पिन खोले और खोल के, आप यकीन नहीं करेंगे, ना उसकी एक आंख थी, ना उसका पूरा, मतलब एक आंख नहीं थी, पूरा चेहरा जला हुआ था तेजाब से। क्योंकि वो लाके यहाँ जो जिद की होगी उसने कि मुझे वापस छोड़ो, जैसे उसे समझ आ गया होगा कि शादी भी नहीं कर रहा है, निकाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, और किसी कमरे पे ले गया जहाँ 2-4 दोस्तों को भी बुला के लाया, उसके साथ रेप हुआ। तो उसके बाद उसने उस पर तेजाब फेंका। ओहो। और वो चलते चलते फेंका, दरवाजे से जैसे निकल रहा था, उसे बंद करके जाने वाला था। तो तब तो वो बंद करके चला गया, लेकिन वो जैसे आया वो चिल्लाती रही, चीखती रही, फिर वो आया वापस और शायद तेजाब लेके आया। और जैसे उसने दरवाजा खोला, थोड़ा सा ही खोल के देखा कौन आया, तो उसने उतना ही डाल दिया उसके ऊपर। तेज चेहरा झुलस गया, भी चली गई, आंख भी चली गई, आंख भी नहीं थी, ये पूरा चेहरा झुलसा, ऐसे नाक पे भी यहाँ तक ये सब होठ वोट। तो इसीलिए वो ऐसे करके बांधती थी, होठ वोट सब दबा के ऐसे करके बांधती थी, केवल इतना फेस दिखता था और उससे लगता था बहुत सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है, आंख बहुत सुंदर है। मतलब बहुत रोई वो कि मैं ये फेस लेके अपने घर पे कैसे जाऊंगी। साइड से बात। हाँ, मैंने कहा बेटा सब कुछ देखो मैं करूंगी, जो भी हो सकेगा मुझसे, मैं ये नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ थी 2 महीने से, 2 महीने हो गए थे उसको, तो मैं बात करती हूँ। अब उस पर हमें बड़ा प्रयास करना पड़ा, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ी, बहुत राजनीतिक लोगों की मदद लेनी पड़ी। मुझे तो ये भी नहीं पता दूतावास में कैसे जाया जाता, कैसे बातचीत होगी। पहले हमने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से वो किया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपने तो इसकी कोई FIR भी नहीं लिखाई। उन्होंने कहा देखिए बालिग हैं और ये विदेशी लड़कियां हैं,
इधर उधर घूमने चली जाती हैं, ये जवाब था। हमने भी सोचा आज का तो ज़माना ऐसा हो गया कि लोकल लड़कियों को ही नहीं पूछ रहा कोई, और रात के 12-12 बजे 1-1 बजे हॉस्टल मारी। हमारा टाइम था कभी शाम के बाद एंट्री नहीं थी। ये बात 2010-11 के आसपास की। उस वक्त तो इतना खुला माहौल भी नहीं था। देखिए दिल्ली में जो आज है यहाँ, दिल्ली में तब था। अच्छा। ये अंतर है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते। दिल्ली में तब था, आज हम और दिल्ली से 10 साल पीछे हैं, दिल्ली हमसे 10 साल आगे अभी। तो वो उस स्थिति में थी। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम इसके संपर्क में कैसे हैं? वो भी वही लॉक कर रहा था, लेकिन वो ना उसका असली नाम जानती थी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन, ना उसके पास कोई फोटो था उसका। उनका मैं पूछती हूँ इनसे, उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे और जो कुछ होगा वो सब होगा उसके। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, नाम एक कॉलेज में, एक कॉलेज में? अच्छा, एक कॉलेज में। एक कॉलेज में, जैसा वो बताता था। मैं भी, इतने दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेज हैं, कौन किसको जानता है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कौन कहाँ नहीं है। और ऐसे ही उसने कह दिया कि मैं भी लॉक कर रहा हूँ, तो दूसरी फैकल्टी में होगा, कहीं और होगा, ये सोच के हो सकता है कि वहाँ हो ही नहीं, ना बस यूनिफॉर्म पहन के वो बस और यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, तो कैसे भी कुछ भी पहन के आओ। फिर मैं किसी तरह से, बहुत लोग ऐसे थे, अच्छे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि बुरे ही हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो किसी ने मेरा बहुत मदद की, और पूरा जितना दूतावास से जो बात करनी थी, एम्बेसी से सब करनी, उसके जरिए उसके मदर फादर को बुलाया गया। ये नहीं कहा कि भाई ऐसा है, लेकिन ये कहा कि किसी गुंडे ने चलते हुए इस पे तेजाब फेंक दिया बच्ची पे और आप आ जाओ। ये तो हमने 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 वहां भी नहीं बताया कि ये बच्ची ऐसे वहां थी। तो आए वो लोग, और बड़ी खूबसूरत सी उसकी माँ, बाप लंबा चौड़ा एकदम, और देख के भी लगे, हाँ मतलब अजीब पठानी सा उसने कुछ कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों ही जने। तो सोचा मैं, माँ बेटी भी ये कैसे देखेगी बच्ची को। और उसने सामने देखा कि आप यकीन नहीं कर सकते, मैं तो वो मुझसे पैदा नहीं थी, मैं कितना रोई होंगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि ये मेरी बच्ची है। 10 बार उसने पूछा होगा, मेरी बच्ची है। ये यहाँ एक ये चीज है कि उसकी माँ हिंदुस्तानी थी। अच्छा। उसकी शादी वहाँ, वो भी शायद कभी यहाँ से बस के और वहाँ ईरान में कहीं थे, पता नहीं अफगानिस्तान में कहाँ थे, ये तो मैंने ज़्यादा नहीं उसमें लगी। तो वो अच्छे से हिंदी मतलब इतनी बोलती थी कि समझ ले, बोल ले सब चीज़। तो उसने कहा कि मेरी बेटी नहीं है ये। मैंने कहा आपकी बेटी, देख लो एक बार फिर से। मतलब वो उसका मन नहीं मान रहा था अंदर से कि मेरी बेटी है। फिर मैंने उसको फिर से वो हिजाब की तरह पहनवाया, और मैंने कहा इसकी आंखों में देखो एक बार, लग रहा है। तब वो बहुत रोई कि मेरी बच्ची है। इसीलिए अपनी बच्ची को पर्सनैलिटी से, कद काठी से नहीं लगा, मन ऐसे कई बार हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, या वो नहीं, हम अंदर से सोच लेते नहीं ये चीज हमारी नहीं, या उस दुख को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे मैं कहूँ मेरे साथ कोई हादसा हुआ है अभी 1 साल पहले, मैं बहुत दिन तक मैंने सोचना नहीं चाहा कि ये हुआ है। मैं अभी भी नहीं सोचती, जब कोई बात हो जाए तो मैं ये सोचती हूँ नहीं ये हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो ऐसे ही शायद वो साथ ले गए अपने फिर से। हाँ साथ ले। और उस लड़के का क्या हुआ जिसने उसको वहां पहुंचाया? नहीं पता कुछ भी, कौन है कहाँ है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं हमें जानकारी दे पाई। कोई फोटो नहीं कहीं उसके उसमें, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो सिर्फ कॉलेज में जाता इसलिए हो, ट्रैप करने के लिए। ट्रैप करने के लिए हो सकता है, और लड़कियां भी कर रखी हैं उसमें, ये भी हो सकता है। तो वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में बस। और अजीब बात है, मैंने कई बार ऐसा देखा कि जो इस तरह के लड़के फंसाते हैं वो सब कॉमन नाम रखते हैं। जैसे इस लड़के का था शाहरुख नाम था। अच्छा। सपना, तो वो ऐसे ही नाम रखते हैं कि जो फिल्मी स्टार से मिलते हों और किसी फेमस हस्ती से मिलते हों, जिसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है। सोच ले हाँ ये नाम तो कॉमन है, तो कोई भी रख लेगा। तो शाहरुख नाम था उसका। फिर मैंने कहा सोचो कभी गलती से उसके मुंह से कुछ और निकला हो। नहीं, मैं तो उसको शाहरुख ही बुलाती थी। ओके। और ये पूरा नेक्सस होता है, करी थी उसके मुंह से निकला कि वो कितने में बेची गई होगी अंदाजा? वो ये तो नहीं जानती, लेकिन जब मैंने उसकी मालकिन को थोड़ी सख्ती तो मैंने की, बहुत ज्यादा की, जब मारपीट भी की मैंने, तो उसने कहा कि दीदी मैंने तो इसकी क्या देती, मैं इतना खराब चेहरा है, ये ढक रखा है, मैंने 30,000 रुपए दिए। देखिए, और जिसके माँ बाप इतना दूर पढ़ाने भेज सकते हैं तो स्वाभाविक है उनके पास पैसा तो था, और 30,000 उनकी बच्ची यहाँ बिक गई। सुन के ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी भी लड़की की जिंदगी महज 30,000 रुपए के लिए, बस 30,000 और जब वो नहीं मानी तो उसका चेहरा जला दिया। चेहरा उसका जला दिया। और मैं आज भी नहीं भूल पाती, जब मैंने उसका असली नाम पूछा तो उन्होंने बताया तरन्नुम है इसका नाम, बच्ची का तरन्नुम था उसका। सोचिए क्या उसकी बीती होगी, क्या वो उसने सहा होगा। उन 2 महीने की याद वो कभी भुला पाएगी, नहीं भुला पाएगी। तो जैसे वहां एकदम नई जगह पहुंचते हैं तो एकदम से उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो लोगों से मिलना जुलना जैसा होता है,
तो वहां भी इसके साथ मारपीट जरूर रही वो होगी। तो सब उसने लिखा, उसने लिखा कि मैंने बहुत मना किया ये मत करो, तो ये मुझे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा जला देंगे। और वो आता रहा, वो बीच भी बीच में आता रहा। बीच बीच में आता रहा। मैंने तो उसकी फिर मालकिन ने तो पहचाना होगा उसके चेहरे को कुछ। उसने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैंने तो देखा नहीं, कब आया, ये झूठ बोल रही है लड़की, आप क्यों अपने सोर्स का नाम बताएंगे? ये उसने कहा। वाकई ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ही कहानी है कि एक लड़की जो विदेश से, जिसका नाम तरन्नुम होता है, पढ़ने के लिए इंडिया आती है, दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लेती है, वहां एक लड़के से मुलाकात होती है और उस लड़के ने किस तरह से उसे प्रेम जाल में फंसाया और अपना नाम शाहरुख बताया। शाहरुख कॉमन नाम है। हमेशा कहानी जो शुरू होती है किसी भी लड़की की कोठे तक पहुंचने की, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत से शुरू होती है और उसका अंत जो होता है वो कोठे पर जाकर होता है। फिर ऐसे ही रेस्क्यू करने वाली कोई एनजीओ आती है, उसकी जिंदगी बचाती है, लेकिन जब उसकी जिंदगी बचती है तब तक उसका सब कुछ लुट चुका होता है। जैसे यहाँ तरन्नुम का लुटा, जैसे वहां बांग्लादेश की लड़की, उसके नंबर कम आए थे, माँ बाप ने जो उसे डर था कि माँ बाप मारेंगे पीटेंगे डांटेंगे, लेकिन उस लड़की ने बस डर घर नहीं जाना चाहती थी। और ऐसे ही कोई दंपति मिल जाते हैं कि पति और पत्नी, और वो पति पत्नी वो इंडिया में बेच देते हैं। तो वाकई इस तरह की कहानियां झकझोर देती हैं, परेशान कर देती हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम फिर अगली बार जल्दी ही मुलाकात करेंगे मैम से, फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।